नमस्कार। HPRC के अपकमिंग TGT, JBT और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है नाम दिया है। इस सीरीज में हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं जो ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं उन सबको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर लिंक कर भी पूछा जाए तब भी आपको हेल्प यहाँ पर मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए जितनी भी हमारे पास यूनियन टेरिटरी पूरे इंडिया में है, हर एक यूनियन टेरिटरी को जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। हमारे पास कुछ एक ऐसे केंद्र शासित राज्य आते हैं जिनके पास जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके विधानसभा का प्रोविजन जो है वो आता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ में जो है वो आप देखते हैं चंडीगढ़ हमारा पड़ोसी ही है और हिमाचल चंडीगढ़ में बार बार शेयर की मांग भी करता है, परंतु चंडीगढ़ में विधानसभा जो है वो यहाँ पर नहीं आती, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं होते। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार देखिए ये भी एक आइलैंड है और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश जब है और एक आइलैंड भी है तो यहाँ पर भी जो है वो क्या है, यहाँ पर भी जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन नहीं है। दमन दीव में भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का, इनके विधानसभा का प्रोविजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पुडुचेरी में जो है वो विधानसभा का प्रोविजन है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम पुडुचेरी की बात कर रहे हैं तो पुडुचेरी और दिल्ली ये दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जहां पर जो है वो विधानसभा जो है वो आती है। ये बात आपने नोट करनी है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, जिसको NCT दिल्ली भी बोलते हैं, या फिर यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, ये दोनों जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर आती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यहाँ पर बनते हैं। अगर दिल्ली में अगर हम बात करें कि कितनी विधानसभा की सीट्स होती हैं तो 70 विधानसभा की सीट्स जो है दिल्ली में हैं। पुडुचेरी की अगर हम बात करते हैं कि पुडुचेरी में कितनी है तो पुडुचेरी में जो है 30 विधानसभा की सीट्स जो है वो आती हैं। तो यहाँ पर विधानसभा की सीट्स कितनी आती हैं वो भी साथ में आपने ध्यान रखना है, दिल्ली का और पुडुचेरी का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा का प्रोविजन जो है वो रखा गया है। बाकी किसी में भी नहीं है जो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है वो कुछ एक स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, आपको उनके ऊपर विचार जो है वो करना है। सबसे पहले बोलते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द CBI वाज रिकमेंडेड बाय द संथानम कमेटी। तो बोलते हैं कि CBI की जो एस्टेब्लिशमेंट, इनकी उसकी स्थापना की रिकमेंडेशन दी गई थी वो संथानम कमेटी समिति के द्वारा जो था वो दी गई थी। दूसरे में बोलते हैं CBI वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 की CBI की स्थापना 1963 में जो था वो की गई थी। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं CBI फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की CBI जो है वो गृह मंत्रालय के तहत जो है वो आती है। हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके टॉपिक में CBI जो है वो स्पेसिफिक रूप से जो है मेंशन किया गया है, तो CBI के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ये पक्की बात जो है वो है। अगर बनेगा तो CBI के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। CBI की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो स्थापना की गई थी ना, वो ये जो संथानम कमेटी थी इसकी रिकमेंडेशन पर ही जो था वो CBI की स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये जो है वो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही जो है वो हो जाएगी। अब CBI की स्थापना जो की गई थी वो जो है वो 1963 में की गई थी, ये बात भी बिल्कुल जो है वो सही यहाँ पर लिखी गई है। देखिए जब CBI की स्थापना 1963 में की गई थी तो एक रेजोल्यूशन के तहत की गई थी। ये रेजोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो है वो रेजोल्यूशन था। तो दूसरी स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रेजोल्यूशन था, परंतु बाद में चलकर इसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के तहत जो है वो ले आया गया। तो पहली स्टेटमेंट सही थी, दूसरी स्टेटमेंट भी सही थी। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं CBI फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नहीं, CBI मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो है वो नहीं आती, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत जो है वो आती है। पर्सनल के तहत जो है वो इसको अटैच जो है वो किया गया है। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ओनली 1 और 2 इज करेक्ट। पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सही है। CBI फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये आपने ध्यान रखना है। CBI की स्थापना जो है वो सनातन कमेटी की जो है वो रिकमेंडेशन के बेस पर जो था वो हुई थी। और अब आपने ध्यान रखना है कि ये जो कमेटी थी ये जो है वो करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी। 1962 से लेकर 64 के बीच में जो था वो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो था वो दी थी। ये आपको इस कमेटी के बारे में पता चल गया। कुछ और एक कमेटीज हमारे पास दी गई हैं, जैसे कि नर्सिंग कमेटी दी गई है, ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। विजय केलकर कमेटी दी गई है, ये जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन मेजर से संबंधित है, इसने इसके ऊपर फोकस किया था। बोलते हैं एक जो है वो सकारिया कमेटी है, ये कमेटी जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। तो ये 3 कमेटीज एडिशनल दी गई हैं, एडिशनल जानकारी आपके लिए दी गई है, वो आपने ध्यान रखना है। बाकी CBI के बारे में आपको पता चल ही गया।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है वो आपको मैच करना है। यहाँ पर सूरत स्प्लिट दिया गया है, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर मॉडले मिंटो रिफॉर्म दिया गया है, दिल्ली दरबार जो है वो दिया गया है। देखिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिर्फ 4 चीज़ें दी गई हैं पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में मैच करने के लिए, परंतु दूसरी ओर जो मैच करना है वो 5 ऑप्शन जो है वो आपके पास दी गई हैं। तो ये सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए जो है वो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगर हम सूरत स्प्लिट की बात करते हैं, सूरत स्प्लिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सूरत का विभाजन हुआ था इसमें क्या होता है, कांग्रेस 2 भागों में बन जाती है, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट, यानी कि गरम दल और नरम दल में जो है कांग्रेस बंट जाती है। तो ये सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था। पहले का जो है वो ई के साथ जो है वो सही मैचिंग जो है वो हो जाएगी। दूसरे में बोलते हैं मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब की गई थी, इसकी स्थापना 1906 में जो था वो की गई थी। तो पहले का जो है वो ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ पर स्थित था, इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में जो था वो स्थित था। तीसरे में बोलते हैं मॉडले मिंटो रिफॉर्म। ये जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म आए थे ये कौन से ईयर में आए थे, तो ये 1909 में जो था वो आए थे। 1909 इसका ऑप्शन डी के साथ ही मैच हो जाएगा, यानी कि लिस्ट 2 में जो डी नंबर दिया गया है उसके साथ ही मैच हो जाएगा। चौथे में बोलते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन से ईयर का है, ये ऑप्शन बी 1911 का जो है वो दिल्ली दरबार है। अब देखिए दिल्ली दरबार क्यों इंपॉर्टेंट है, दिल्ली दरबार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली दरबार में जो है वो किंग जॉर्ज 5 नंबर के जो थे, किंग जॉर्ज पंचम जो थे, इनका जो है भारत के राजा के रूप में राज्याभिषेक जो है वो सुनिश्चित हुआ था। और उसके बाद 1912 में जो राजधानी, भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित की जाती है, उसका मार्ग भी जो है वो यहाँ से जो है वो स्पष्ट जो था वो हो गया था, उसका मार्ग भी जो था वो यहाँ से खुल गया था। तो ये 2 चीज़ें जो था वो हुई थी। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक आपने ये 1911 वाला ध्यान रखना है, 1912 वाला भी ध्यान रखना है कि क्यों 1912 जो है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि सूरत स्प्लिट के बारे में जो मैंने आपको बताया, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के बारे में बताया, मॉडले मिंटो रिफॉर्म के बारे में बताया, दिल्ली दरबार तो क्लियर है ही। ठीक है जी, ये सब यहाँ से क्लियर हुआ। तो हमारा जो है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का ई, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का जो है वो बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई है। सूरत स्प्लिट 1907 का है, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन 1906 की है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 का है और दिल्ली दरबार जो है वो 1911 का है। तो ये सब जो है वो आप यहाँ से जो है वो ध्यान रखें। ठीक है जी, ये सब आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ेंगे। हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस पर्सनैलिटी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी। तो बोलते हैं कि ऐसी कौन सी जो है वो धार्मिक व्यक्तित्व था जिसका जो है वो शिवाजी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अगर हम बात करते हैं शिवाजी, तो महाराजा शिवाजी के बारे में हमने वैसे कम पढ़ा है अभी तक, परंतु यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। अभी तक के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे कम पूछा गया है, परंतु चलो फिर भी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर हम शिवाजी की बात कर रहे हैं तो शिवाजी का जो इनका जो व्यक्तित्व था, इनके व्यक्तित्व के ऊपर जो विशेष रूप से प्रभाव था वो किसका था, वो संत रामदास जी का प्रभाव जो है वो इनके व्यक्तित्व के ऊपर था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी का जन्म जो था वो सिवनेर किले में हुआ था। 1627 में इनका जन्म जो था वो हुआ था। इनकी माता का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनकी माता का नाम जो है वो जीजाबाई था और इनके जो पिता थे, इनका पिता का नाम जो था वो शाहजी भोंसले जो था वो इनके पिता का जो था वो नाम था। शिवाजी के जो जीवन काल रहा इसमें इन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी और इनका प्रभाव भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहा। इनके कार्यकाल के दौरान ही जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि जो था वो कौन से ईयर में हुई थी, 1665 में जो था वो पुरंदर की संधि जो था वो हुई थी। पुरंदर की संधि आपने ध्यान रखनी है। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो 8 प्रधान हुआ करते थे, 8 प्रधान हुआ करते थे, जिसमें जो है वो पेशवा आते थे, अमात्य आते थे, वाक्यानवीस आते थे, सुरनवीस आते थे, दबीर आते थे, सर नौबत आते थे और पंडित राव आते थे और न्यायाधीश जो था वो आते थे। ये आपने इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो जो इनके कार्यकाल के दौरान 8 प्रधान थे उनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो संत रामदास जी जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जो है वो काउंट हुए। अगर हम संत तुकाराम की बात करते हैं तो संत तुकाराम का भी आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है वो बारकरी पंथ की स्थापना की थी और शिवाजी के समकालीन ये जो था वो हुआ करते थे, कंटेम्प्रेरी जो है ये शिवाजी के जो था वो हुआ करते थे। अगर आप संत कबीर की बात करते हैं तो संत कबीर का आपने ध्यान रखना है कि ये सिकंदर लोधी का जो है वो समकालीन
तत्कालीन जो था वो संत कबीर जो है वो हुआ करते थे। और अगर आप मीराबाई की बात करते हैं तो मीराबाई जो है वो 16वीं शताब्दी में जो है वो भारत की एक महान महिला संत जो है वो हुई, और ये जो है वो मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती संतान हुआ करती थी। इनका जो विवाह था वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ जो था वो हुआ था। मीरा भगवान श्री कृष्ण की जो था वो भगत थी, और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति से जो है वो इनके जीवन में जो है वो काफ़ी प्रभाव जो था वो पड़ा था। तो ये सब आप यहाँ से ध्यान रखें संतों के बारे में भी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर देखिए आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं आप अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सकें, तो यही आपके पास सही टाइम है, क्योंकि अभी बहुत कम लिमिटेड समय जो है वो आपके पास बच गया है और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो टेस्ट सीरीज आपकी काफ़ी हेल्प जो है वो करने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है टेस्ट सीरीज का लिंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी। तो हिटलर की बात की गई है कि हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर जो था वो कब बना था। अगर देखिए हिटलर की अगर हम बात करते हैं तो हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर बना था जनवरी 30, 1933 को। जनवरी 30, 1933 को जो है ये हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर बना था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि जो जर्मन मिलिट्री थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान उसका लीडर जो है वो कौन था। तो उसका लीडर जो है ये एडॉल्फ हिटलर ही जो था वो हुआ करता था। एडॉल्फ हिटलर हुआ करता था इसका लीडर। एडॉल्फ हिटलर जो है वो एक हिटलर इसको बोला गया, तो ये एक डिक्टेटर की तरह जो है वो उभर कर जो है वो आता है। आज भी जब कोई डिक्टेटरशिप कर देता है तो बोलते हैं कि यार तू बड़ा हिटलर बन रहा है खुद को, या फिर वो बड़ा हिटलर बनता है अपने आप को। तो हिटलर टर्म ही अब ऐसी बन गई है कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाती है वहाँ पर जो है वो हिटलर शब्द जो है वो जुड़ जाता है। हिटलर जो लीड करता था, एक पार्टी को लीड करता था, उस पार्टी का नाम क्या हुआ करता था, नाजी पार्टी जो है वो उसका नाम जो था वो हुआ करता था। तो नाजी पार्टी को ये लीड करता था। हिटलर मारा कैसे गया था, देखो ये मारा नहीं गया था, इसने जो है वो सुसाइड किया था। इसने सुसाइड किया था, और कौन से ईयर में इसने सुसाइड किया था, 1945 में जो था वो इसने जो था वो सुसाइड किया था। ठीक है, ये मरा नहीं था किसी भी युद्ध में, इसने खुद सुसाइड किया था 1945 में। अब देखिए इसकी जो सुसाइड है उसको लेकर भी अलग अलग बातें हैं। कुछ तो ये कहा जाता है कि हिटलर ने जो सुसाइड किया था उसने खुद को गोली मारकर जो है वो सुसाइड कर लिया था, और कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि इसने जो है वो साइनाइड की गोली भी जो था वो साथ में खा ली थी, तो इस तरह से जो था ये मर गया था। हिटलर के साथ ही जो है वो उसकी पत्नी हुआ करती थी, उसकी पत्नी का नाम ईवा ब्राउन था। ईवा ब्राउन ने भी जो है वो अपनी जान जो था वो उसी टाइम जो था वो ले ली थी। ठीक है जी, तो ये सब आपको हिटलर की पत्नी के बारे में और उसकी पार्टी के बारे में जो है वो पता चल गया, जर्मनी के चांसलर के बारे में पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर ब्लैक सॉइल इज प्राइमरली फाउंड इन विच मेजर जियोग्राफिकल रीजन ऑफ जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि काली मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से जो है वो भारत के किस प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो पाई जाती है। देखिए अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पर जो है वो पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, दक्कन के पठार में ये पाई जाती है। ब्लैक सॉइल को जो है वो रीगर सॉइल भी जो है वो बोलते हैं, तो ये ध्यान रखें कि रीगर सॉइल के नाम से जो है कौन सी सॉइल जो है वो जानी जाती है, ये जो है वो ब्लैक सॉइल जानी जाती है। इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन सॉइल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉटन की कल्टीवेशन यानी कि कपास की खेती के लिए जो है बड़ी ही उत्तम जो है ये मानी जाती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल का क्लियर हुआ। अगर हम कुछ एक स्टेट्स के बारे में जानें जहां पर ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पाई जाती है, ये मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर हम मिट्टी की ही बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक मात्रा में जो है वो एल्यूवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। एल्यूवियल सॉइल जो है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है, लगभग पूरे इंडिया में ये 43 से 44% तक जो है वो एल्यूवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। तो एल्यूवियल भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सॉइल जो है वो है अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, और मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो है ये कही जाती है, इसको जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है वो माना जाता है। तो ये पता चल गया आपको मिट्टी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोला गया है बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज नोन एज। तो बोलते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो सीमा बनती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जो है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं।
अगर देखिए पृथ्वी की लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं तो पृथ्वी में जो अपर मोस्ट लेयर आती है अर्थ सरफेस की उसको जो है वो क्रस्ट बोलते हैं, और ये सबसे थिनेस्ट भी जो है वो लेयर है। ये जो है वो अबाउट 35 किलोमीटर जो है वो है। और आपने ध्यान रखना है कि जो मेन मिनरल यहाँ पर पाए जाते हैं इसमें जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पाया जाता है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम जो है वो इस लेयर में मुख्य रूप से जो है पाया जाता है। देखिए अर्थ की जो क्रस्ट है ना उसमें सियाल मुख्य रूप से पाया जाता है, परंतु आपने ध्यान रखना है सियाल जो पाया जाता है वो अपर क्रस्ट में जो है वो पाया जाता है। अपर क्रस्ट के बाद लोअर पार्ट भी क्रस्ट का आता है, जहां पर जो है वो सियाल के बाद जो है वो सीमा पाया जाता है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशिया जो है वो पाया जाता है। तो अपर पार्ट जो क्रस्ट का है वहां पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, और लोअर पार्ट जो क्रस्ट का है वहां पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है। और आउटर पार्ट अगर हम बात करते हैं फिर कोर की, क्रस्ट मेंटल कोर जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। कोर में जो है वो निकल और आयरन जो है वो पाया जाता है। तो निकल और आयरन कहाँ पर पाया जाता है, ये जो है वो कोर में जो है वो पाया जाता है। तो क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से मिनरल जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज नोन एज, तो उसको जो है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी का नाम जो है वो दिया गया है। ये मोहो डिसकंटिन्यूटी टर्म भी जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है तो उसके लिए हमें हर एक स्टेटमेंट पहले पढ़नी पड़ेगी। बोलते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर वॉज सिरिमावो बंदारनायके, तो बोलते हैं कि वर्ल्ड की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जो थी वो सिरिमावो बंदारनायके थी। और बोलते हैं वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, बोलते हैं वो जो है वो मारिया एस्टीला पिरोन थी। और तीसरे नंबर पर बोलते हैं फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल वॉज रॉबर्ट पीरे, तो पहला आदमी जो नॉर्थ पोल पर पहुंचा था वो रॉबर्ट पीरे था। और चौथे में बोलते हैं कि फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल वॉज रेन्युल्फ फिनिस, तो बोलते हैं कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला जो है वो रेन्युल्फ फिलिप्स जो था वो था। अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है तो देखो पहले अगर हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री जो था वो कौन थी, तो वो सिरिमावो जो बंदारनायके थी वही थी। ये श्रीलंका की जो था वो प्रधानमंत्री जो था वो बनी थी। देखो श्रीलंका की प्रधानमंत्री ये बनी थी। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो था वो बनी थी। और दूसरे में बोलते हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं कि पहली महिला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन बनी थी तो वो मारिया एस्टीला पिरोन जो था वो बनी थी। ये बिल्कुल सही दिया गया है, यही जो था वो बनी थी, मारिया एस्टीला पिरोन जो था वो बनी थी। अच्छा, ये कौन सी कंट्री की प्रेसिडेंट जो था वो बनी थी ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो है वो अर्जेंटीना कंट्री की जो था वो बनी थी, अर्जेंटीना की बनी थी। अगर हम बात कर ही रहे हैं महिलाओं के बारे में तो पता होना चाहिए, आप भी कमेंट कर मुझे बताएंगे कि जो पहली महिला प्रेसिडेंट भारत की बनी, राष्ट्रपति जो पहली बनी वो कौन बनी थी। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही है, दूसरी भी सही है। तीसरे में बोलते हैं पहला इंसान, पहला मैन जो नॉर्थ पोल पर पहुंचा वो नॉर्बर्ट पेरे था। ये बात भी बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है, नॉर्बर्ट पेरे जो है वो पहला इंसान था जो नॉर्थ पोल पर जो था वो पहुंचा था। और अब हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बच जाती है, चौथी स्टेटमेंट जो कि सही नहीं दी गई है। बोलते हैं फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल वॉज रेनफिलिप फिनिप्स, तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया। थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से देखिए, पहला इंसान जो साउथ पोल पर पहुंचा था वो रोनाल्ड एम्युंडसन था। ये ऑप्शन इसका रोनाल्ड एम्युंडसन इसका नाम जो है वो होगा। और पहला पर्सन जिसने जो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पर गया वो था ये रेन्युल्फ फिनिस, तो इसका नाम भी आपने ध्यान रखना है, जो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पर गया। एक पर्सन ऐसा है जो नॉर्थ पर गया, एक ऐसा था जो साउथ पर गया, और एक ऐसा है जो नॉर्थ पर भी गया साउथ पर भी गया, उसका नाम भी आपने ध्यान रख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द टर्म फॉर नॉर्म्स दैट आर वाइडली ऑब्जर्व्ड एंड हैव ग्रेट मॉरल सिग्निफिकेंस, एग्जाम्पल हो गया इसका लॉ अगेंस्ट मर्डर इज, तो बोलते हैं कि मानदंडों के लिए शब्द बताइए जो व्यापक रूप से जो है वो जाना जाता है, जिसका महान नैतिक महत्व है, उदाहरण के लिए हत्या के खिलाफ कानून। देखिए आपने टर्म बतानी है, वो टर्म है मोर्स। मोर्स टर्म जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। समाज शास्त्र में इनके सोशियोलॉजी में अगर आप मोर्स की बात करते हैं तो मोर्स का मतलब है रीति रिवाज। ऐसे मानदंड, सामाजिक मानदंड आप बोल सकते हैं जो किसी समाज के सही और गलत के बारे में जो है वो बुनियादी मूल्यों का जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं। ठीक है, ये किसी भी सोसाइटी में
कौन सी वैल्यूज़ राइट हैं, कौन सी वैल्यूज़ राइट हैं, उनको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको मोर्स जो है वो बोला जाता है। जैसे लॉ अगेंस्ट मर्डर, इस तरह के जो है वो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये मोर्स सोशियोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोला गया है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज द 3 लॉज ऑफ अमंग लर्निंग हु डेवलप्ड दीज लॉज। तो बोलते हैं अभ्यास का नियम सीखने के बीच के 3 नियम हैं। देखिए बोलते हैं द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज द 3 लॉ अमंग लर्निंग। तो ये 3 लॉ हैं। बोलते हैं इन कानूनों को किसने विकसित किया था? इन कानूनों को जो है वो विकसित करने वाले थे E.L. थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी जो है वो E.L. थॉर्नडाइक सही आंसर है। देखिए थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो 3 लॉ दिए गए हैं, जिनमें से एक लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है वो आता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अलावा एक लॉ ऑफ रेडीनेस आता है और एक लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो आता है। अब अगर आप बोलेंगे तत्परता का नियम हिंदी में, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तो ये 3 नियम जो है वो आते हैं। ये तीनों के तीनों नियम आपने जो है वो ध्यान रखने। 3 नियमों के बारे में आपको पता चल गया कौन कौन से। लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया, लॉ ऑफ रेडीनेस हो गया और लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो हो गया। ये 3 नियम हो गए थॉर्नडाइक के द्वारा जो है ये तीनों के तीनों नियम जो है वो दिए गए हैं। देखिए थॉर्नडाइक को जो मुख्य रूप से जाना जाता है वो किसके लिए जो है वो जाना जाता है? देखो थॉर्नडाइक को जो मुख्य रूप से जाना जाता है वो लर्निंग थ्योरी के लिए जाना जाता है। इसने ये 3 लॉ भी दिए जो हमने यहाँ पर जो है वो अभी पढ़े। तो हमने साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पर ऐड किया था। अभी हम आगे जो चलेंगे, आगे हम देखेंगे इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब हो गया आपको जो है वो अपोजिट मीनिंग जो है वो बताना है। अपोजिट मीनिंग आपको बताना है तो आपके पास जो है वो यहाँ पर एस्केलेट जो है वो दिया गया है। पहले तो पता होना चाहिए कि ये एस्केलेट जो है वो होता क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि बाकी के ऑप्शंस का क्या मतलब है। देखिए अगर हम एस्केलेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू इंक्रीज, बढ़ा देना किसी चीज़ को, वो एस्केलेट का जो है वो मतलब जो है वो आ जाता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले रेज जो है वो दिया गया है। रेज का मतलब होता है उठाना, उठाना जो है वो इसका मतलब जो है वो होता है। यहाँ पर जो है वो एनलार्ज जो है वो दिया गया है। एनलार्ज का मतलब क्या होता है? एनलार्ज का मतलब आपने ध्यान रखना है बढ़ाना इसका मतलब होता है। और यहाँ पर जो है वो हाइटन दिया गया है। हाइटन का मतलब जो है वो होता है ऊंचा करना उसको। और यहाँ पर रिड्यूस दिया गया है। रिड्यूस होता है कम करना। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम जो है वो बताना है। एस्केलेट क्या था? एस्केलेट था उसको इंक्रीज कर देना। रिड्यूस हो गया उसको कम करना। ठीक है, रिड्यूस हो गया इसका, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। एंटोनियम आपको पता चल गया सही वाला कौन था। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पर ईडियम दिया गया है, इसका आपको जो है वो सही मतलब बताना है। ईडियम जो दिया गया है वो है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड जो है वो ईडियम दिया गया है। अब इसका मतलब जो है वो बताइए। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब है कि हाथ से चला गया। गेट आउट ऑफ कंट्रोल कि वो कंट्रोल से जो है वो चला गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। बोलते हैं कि वो गेट आउट ऑफ हैंड मतलब वो जो है वो हाथ से ही चला गया। गेट आउट ऑफ कंट्रोल ही वो जो है वो हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम। साइनोनियम मतलब सिमिलर मीनिंग आपको बताना है किसका? टिल्ट का। टिल्ट का सिमिलर मीनिंग बताना है, परंतु पहले पता होना चाहिए कि टिल्ट जो है वो होता क्या है। टिल्ट का मतलब आपको पता है टिल्ट होता है थोड़ा सा झुका हुआ। टिल्टेड थोड़ा बोलते हैं ना कि टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ ये है। तो सबसे पहले स्पोर्ट दिया गया है। स्पोर्ट का मतलब होता है समर्थन। क्रॉस दिया गया है। क्रॉस का तो आपको मतलब हो गया क्रॉस हो गया। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटन की, स्ट्रेटन होता है सही करना। और अगर हम बात करते हैं स्लैंट की तो स्लैंट होता है झुकना। स्लैंट झुकना होता है। और टिल्ट भी इसी तरह से जो है वो मिलता शब्द जो है वो इसके साथ बनेगा। तो ये ऑप्शन डी के साथ जो है वो सही तरीके से जो है वो मैच हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ ही मैच हो गया टिल्ट करके यहाँ पर। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द वॉइस एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ये तो आसान है। बोलते हैं डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो बोलते हैं योर कार शुड नॉट बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो यहाँ पर योर कार शुड नॉट बी होगा, शुड नॉट बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोला गया है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन डेफिनेशन। तो बोलते हैं इनमें से आपको वर्ड, इनके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये दिया गया है। आपको सिर्फ एक शब्द जो है वो इसके लिए बताना है। बोलते हैं अ पर्सन
प्लांट और एनिमल बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। तो कोई भी पर्सन हो गया या कोई भी इंसान हो गया, कोई भी पौधा हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, जिस स्थान से वो ओरिजिनली बिलोंग करता है उसको बोलते हैं नेटिव। नेटिव उसको बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा, नेटिव उसको बोलेंगे। यहाँ पर ऑक्यूपेंट दिया गया है। ऑक्यूपेंट का मतलब होता है आवास करता, जहाँ पर कोई आवास करता है ऑक्यूपेंट। और यहाँ पर एलियन दिया गया है। एलियन का तो मतलब पता है आपको, परदेसी इसका मतलब होता है। और यहाँ पर रेजिडेंट दिया गया है। रेजिडेंट का मतलब निवासी जो है वो होता है, ठीक है। परंतु नेटिव, नेटिव की अगर हम बात करें तो नेटिव होता है मूल निवासी, जहाँ से वो ओरिजिनली है उसको नेटिव जो है वो बोला जाता है। तो नेटिव इसका सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लूसीफर इज अनदर नेम ऑफ विच प्लेनेट। तो बोलते हैं लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम जो है वो आता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, अभी आप कमेंट कर अपना आंसर बताएंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था। बाकी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से जो है वो आप सर्च करेंगे @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।